ग्राफ पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? आज इलिप्स हाइपरबोला और एक्सपोनेंशियल लोगारिथम फंक्शन हो। ओके, तो इलिप्स का जो इक्वेशन होता, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता? एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारा इक्वेशन है इलिप्स का। स्टैंडर्ड इलिप्स जो होता है उसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखता है जहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है ये ए के बराबर होता है और ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस ये बी के बराबर होता है। जैसे इस पॉइंट को बोल सकते हो दिस पॉइंट इज ए कॉमा 0 और ये जो पॉइंट है ये होगा 0 कॉमा बी। इस ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और इस बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। कोई भी इलिप्स अगर होगा, इलिप्स के दो फोकस होता या उसको शॉर्ट मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसको फोकी बोलते हैं। जैसे ये इलिप्स है तो किसी भी इलिप्स के लिए ये फोकस 1 और ये फोकस 2। और कभी कभी हमसे यूज आ जाता है एरिया ऑफ इलिप्स पूछ देता है कि बताओ एरिया ऑफ इलिप्स क्या है, या फिर एरिया का जरूरत पड़ जाता है इलिप्स का, तो उसको याद रखना है एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू पाई इंटू ए बी। इलिप्स का जो एरिया होगा इट विल बी पाई इंटू सेमी मेजर एक्सिस बी सेमी माइनर एक्सिस। हो गया? नहीं सर, एक मिनट रुकिए प्लीज। अच्छा, ये पूरा ये नहीं लिखे थे F1 थोड़ा फास्ट लिखो। हटा दे। हो गया सर। तो ये इलिप्स के बारे में था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। हाइपरबोला इधर एक्स और इधर वाई। इसका यूज बहुत ही कम होता है। अगर फिजिक्स में देखोगे हाइपरबोला का यूज बहुत कम होगा, लेकिन एक इसका स्पेशल केस होता है जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ये ग्राफ जल्दी से बना लो, नेक्स्ट वो डिस्कस करेंगे ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। हो गया? हाँ सर। हाँ सर।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है समथिंग y इज इक्वल टू सी बाई एक्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो वाई एक्स इज इक्वल टू सी। इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ एक्स वाई, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली दिखता है फिजिक्स में। y इज इक्वल टू सी बाई एक्स, जहाँ y x का फंक्शन है। इसको इनवर्स रिलेशन भी बोलते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जब भी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x होगा, तो जब x को बढ़ाओगे तो y घटेगा। x को क्या कर रहे हैं, इधर इंक्रीज कर रहे हैं तो y डिक्रीज हो रहा है। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बोलते हैं। हो गया। हाँ सर। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो पहला हम देखते हैं कि अगर f ऑफ x या y इज इक्वल टू है तुम्हारा e टू द पावर x, y किसके बराबर है, e टू द पावर x के बराबर है, जहां x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब x पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो तुम्हारा ग्राफ आएगा उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ। और वो जो ग्राफ होता है x और y, सबसे पहले सोचो ये 1 कब होगा, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हो तो y कितना होगा, 1 होगा। x की वैल्यू क्या रखोगे, 0, तो y कितना होगा, 1। 1 होगा। ठीक है। अगर नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या सोचना है कि अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट करते हो, तो क्या ये y नेगेटिव हो सकता है। x की अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो ये y नेगेटिव दे सकता है, y नेगेटिव नहीं देगा। आ रही बात समझ में। इसका मतलब ग्राफ जो है इसका नीचे नहीं जाता, ग्राफ जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ, जहाँ पे ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है 0,1। जहाँ पे कट करेगा ये ग्राफ y एक्सिस को, वो वैल्यू कितनी होगी, अगर x 0 रखते हो तो y की वैल्यू 1। ठीक है। हाँ सर। तो ये तो इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसका दूसरा होता है डिक्रीजिंग ग्राफ, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में जो होगा, जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का होता है y x। अगेन यहाँ पे क्या पुट करके देखो, अगेन 0 पुट करोगे, अगर अगेन यहाँ पे क्या पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। y कितना आ 1 रहा है, आएगा। 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखता है। ये डिक्रीज कर रहा है, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0,1। पिछला वाला ग्राफ इस तरह से इंक्रीजिंग था, ये जो ग्राफ है ये डिक्रीज कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। हो गया। हाँ सर। इससे रिलेटेड जो ग्राफ है, इससे रिलेटेड जो ग्राफ हम फिजिक्स में जब जब डीके पढ़ोगे, जब या रेडियो एक्टिविटी पढ़ोगे, या फिर चार्ज के बारे में पढ़ोगे, कितना चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटर पे, या फिर उसके थ्रू करंट कितना पास हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट पे, तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग या एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग ग्राफ आता है, जो हम वहां पे पढ़ेंगे, इसलिए इसका जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक ग्राफ। इसका बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है लॉग के ग्राफ का, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ लॉगरिथमिक ग्राफ। जैसे अगर तुम्हारे पास
y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x है। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? अगर इक्वेशन तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का है तो जो भी ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? इस तरीके का। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है जीरो कब होता है? वन लॉग पे। जीरो कब है? 1 पे। यानी ये जो ग्राफ है ये कहाँ पे कट करेगा एक्स एक्सिस को? 1,0 पे। इधर एक्स और इधर वाई। ठीक है। हटा दे इसको। हाँ सर। हाँ अब जो ग्राफ बचा है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ ग्राफ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एक हेडिंग लिख लो, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। दो ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कॉस का और एक साइन का। सबसे पहले पढ़ेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अगर कोई भी फंक्शन है जो डिपेंड किस पे कर रहा है? एक्स पे डिपेंड कर रहा है और साइन का फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो किस तरीके से आएगा? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, इधर y इधर x। ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक जाती है और मिनिमम वैल्यू जो है वो -1 -1। तक। ठीक है। ये जो गैप है, ये गैप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है। पीरियड का मतलब होता है कि ये वो इंटरवल है या वो गैप है जिसके बाद ग्राफ अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है ना। तो साइन का जो ग्राफ होता है ना, अगर इतना ग्राफ प्लॉट कर दिए, इसको दोबारा रिपीट करते जाओ, क्या आ जाएगा? वो -∞ से +∞ तक का ग्राफ दे देगा तुमको। क्योंकि साइन जो होता है, ये जो यहाँ पे स्नैपशॉट है, अगर इतना देखोगे यही जो ग्राफ है वो रिपीट होते जाता है। इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? इतने टाइम को या इतना जो इंटरवल है इसको पीरियड बोलते हैं। ठीक है। इसमें कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं हम। इसमें क्या है कि कुछ कुछ चेंज कर सकते हैं। ये जो पीरियड होता है ये कितने के बराबर होता है? 2 पाई के बराबर होता है। पीरियड जो होगा वो कितना होगा? 2 पाई के बराबर होगा। यहाँ पे 0, ये जो वैल्यू है ये π/2, इधर पाई, इधर 3π/2 और इधर 2 पाई। ठीक है। अगेन 2 पाई के बाद क्या करेगा? रिपीट करेगा। म्यूट कर लो, किसी का माइक से आवाज आ रहा है, तो इसको ध्यान रखोगे। अब इसमें क्या आता है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो उसके चलते क्या होगा? ठीक। अगर देखो, अगर इसी को मैं y इज इक्वल टू a साइन x लिखूं, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू a साइन x, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? बोलो। अगर मैं इसका इक्वेशन अगर प्लॉट करना चाहता हूँ y इज इक्वल टू a साइन x का, तो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? बताओ, किसी कोई आइडिया? पी की वैल्यू 1 होगा। प्लस से टू माइनस है। माइनस है, जो वैल्यू है ना, जो पहले -1 से +a तक वेरी कर रहा, +1 तक वेरी कर रहा था, वो वेरी करेगा -a से +a तक। ठीक है ना। ये जो गैप है ये क्या हो गया? ये बढ़ गया या घट जाएगा? अगर 1, ये a 1 से ज्यादा है तो ये लेंथ बढ़ जाएगा, अगर ये ले a से कम है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा कुछ दिया हो y इज इक्वल टू a साइन x, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। जहां 1 था, मतलब इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड कितना हो गया? एम्पलीट्यूड a के बराबर हो गया। पहले एम्पलीट्यूड कितना था? 1 के बराबर था। ठीक है। हटा दे। ये प्लॉट करना है, इसके लिए ये लिखना है। इसको एग्जाम्पल करके 1 कर दो। एग्जाम्पल 1 का ग्राफ ये है।
हो गया। चलो एग्जाम्पल 2 में देखते हैं। अगर ऐसा कुछ दिया y इज इक्वल टू साइन x माइनस ए, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? y इज इक्वल टू कितना है? y इज इक्वल टू x माइनस ए है, वेयर a इज अ कांस्टेंट। अगर ऐसा कुछ चेंज दे रहा है साइन के ग्राफ में, तो इससे क्या समझेंगे? देखो अब यहाँ पे क्या होगा ना, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, समझना। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो इस पर y 0 नहीं है, उसका कुछ वैल्यू है। अगर x की वैल्यू कितना पुट कर रहे हो, 0 पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे इस बार जो y है उसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। मतलब जो ग्राफ होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट नहीं होगा? 0 से स्टार्ट नहीं होगा, एक नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होगा। मतलब इस तरीके का, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरीके ग्राफ फॉलो करा। अभी भी जो ये लेंथ है, अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करके नहीं रखो तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, और इधर -1 होगा। और यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ साइन माइनस ए के बराबर है। साइन माइनस ए है, मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट करेगा। इसके चलते पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीरियड अभी भी कितना होगा? 2 पाई के बराबर होगा। लेकिन जब पीरियड का लेंथ देखेंगे तो इस बार पीरियड का लेंथ यहाँ तक देखेंगे। पीरियड का लेंथ देखने के लिए जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं आइडेंटिकल उसी पॉइंट पे खत्म करते हैं। मतलब ये जो गैप होगा अभी भी कितना होगा? 2 पाई के बराबर होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे खत्म कर दिए और बोलेंगे कि सर ये 2 पाई है, नहीं। इस बार आइडेंटिकल पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है उसको पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उसको वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो गैप है ये 2 पाई के बराबर है। फिर 2 पाई के बाद वो क्या करने लगेगा? अपने आप को रिपीट करेगा। देखो ये ग्राफ इतना काट लोगे, फिर पुट करते जाओगे, वो अपने आप रिपीट कर करके माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक का ग्राफ दे देगा। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे 0 पुट करने पे तो साइन माइनस ए आ रहा है, तो वो माइनस साइन ए होगा, तो वो नीचे नहीं होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने ए के बारे में कुछ थोड़े बोला। ए कैन बी पॉजिटिव और ए कैन बी नेगेटिव। ये कुछ भी हो सकता है ना, ए एक कांस्टेंट है। मेरा कहने का मतलब इतना था कि 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो उसके लिए एक नया कंडीशन होगा, ए नेगेटिव होगा तो उसके लिए एक नया कंडीशन होगा। ठीक है। हटा दे इसको। बोलो और कोई कंफ्यूजन किसी को? मतलब एक्स में अगर कुछ भी यहाँ ऐड होके रहेगा ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट होके रहेगा, इसका कहने का मतलब है कि ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा, या तो ऊपर से हो सकता है या तो नीचे से हो सकता है। मैं एक जनरल एग्जांपल लेके बताया हूँ कि अगर ऐसा इक्वेशन है कुछ, तो ग्राफ में कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे y का जो वैल्यू है इस पॉइंट पे कितना है? y इज इक्वल टू है साइन माइनस ए। जरूरी नहीं कि साइन माइनस ए नेगेटिव भी आएगा, वो पॉजिटिव भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा ए के वैल्यू पे। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट समझते हैं थर्ड ग्राफ। अगर ऐसा कुछ दे दिया y इज इक्वल टू साइन bx, तो इसका ग्राफ जो प्लॉट करोगे उसमें क्या चेंजेस आएगा? अगर y इज इक्वल टू साइन bx प्लॉट कर रहे हो तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा उसमें क्या चेंज आएगा देखते हैं, समझो। देखो अगर साइन bx लिखते हो ना, मतलब x में कोई टर्म मल्टीप्लाई है, x में कोई टर्म मल्टीप्लाइड है, तो उससे ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राफ जो होता है वो सही दिखता है, वैसा ही होता है। ठीक है, मतलब जो साइन एक्स है, जो ग्राफ पहले दिख रहा था वही होगा। लेकिन
इसमें चेंज क्या हो रहा है वो देखना है। अगर ये b से मल्टीप्लाई कर रहे हो यहाँ, तो चेंज किस में होता है, किसी कोई आइडिया है? b से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसमें चेंज होगा? p की वैल्यू में। पीरियड में। हाँ, पीरियड में क्या होता है, पीरियड में चेंज होता है। जैसे पहले जो पीरियड था, अगर यहाँ पे साइन x था तो पीरियड कितना था, 2 पाई के बराबर था। पहले अगर हम देख रहे थे यहाँ पे कितना था, साइन x था, तो पीरियड कितना था, पीरियड था उस केस में 2 पाई। लेकिन जैसे ही आप b से मल्टीप्लाई करोगे देन पीरियड विल बिकम 2 पाई डिवाइडेड बाई b। आ रही बात समझ में? जब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होकर के रहेगा, ये y वर्सेस x का ग्राफ है, मे बी y वर्सेस t भी हो सकता है, या x वर्सेस t भी ग्राफ हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। हमें बस पता है कि ये जो ग्राफ है अपने आप को कितने देर बाद रिपीट करता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है। अगर साइन इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू साइन x होता, तो अगर साइन bx है तो bx है, तो उस टाइम जो पीरियड होगा डेट विल बी 2 पाई बाई b। क्लियर है? बोलो, कोई कंफ्यूजन? हाँ हटा दे इसको। ये थर्ड सिनेरियो है तुम्हारा। अब हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास स्क्वायर कर दे, थर्ड वन है, सॉरी फोर्थ वन, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर x। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन x स्क्वायर। ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है? साइन स्क्वायर x ऐसे लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, इन दोनों का मतलब सेम है। अगर इसका जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सबसे पहला बात क्या है इसमें, कि अगर स्क्वायर लगने के चलते क्या होगा, स्क्वायर लगने के चलते जो ग्राफ है वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना? मतलब y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, y का वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? तो इस केस में अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ जो नेगेटिव नीचे पहले जा रहा था, ये क्या होता, ऐसे हो रहा था, ठीक है? ये जो नेगेटिव ग्राफ है स्क्वायर लगने के चलते ऊपर चला जाता है, इसलिए हमें साइन स्क्वायर का ग्राफ, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो है वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है? और इस ग्राफ का अगर पीरियड का बात करोगे तो पीरियड इज पाई। पीरियड अब कितना हो गया, 2 पाई से पाई होगा, क्योंकि ये ग्राफ अपने आप को कितने देर बाद अब रिपीट करने लगा, रिपीट कर रहा है कितने देर बाद, पाई के बाद। इसलिए इस केस में जो पीरियड होता है वो पाई के बराबर होता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होगी। यानी ये जो ग्राफ है ये 0 और 1 के बीच में वेरी करेगा, ऐसे ऐसे चलेगा, फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट। और पीरियड 2 पाई की जगह पाई हो जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ जब नीचे था तो पाई इधर आता था, पाई इधर आता था, ऐड होकर के फिर 2 पाई होता था। लेकिन अभी क्या हो गया, जो नीचे ग्राफ है वो ऊपर चला गया, तो इसी पॉइंट के बाद रिपीट करने लगा, फिर इस पॉइंट के बाद रिपीट कर रहा है, इसलिए पीरियड इज पाई, ठीक है? हटा दे इसको। हाँ सर। चलो नेक्स्ट जो है वो है कॉस। कॉस का जो ग्राफ होता है, सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू cos x। तो y इक्वल टू cos x का ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होता है 1 से, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 1 है, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ये यहाँ जो है ये π/2 है, दिस इज 3π/2, और ये π/2, ये पाई, इधर 3π/2, और ग्राफ अपने आप को रिपीट कब करेगा, 2 पाई के बाद। मतलब इसके बाद फिर से ग्राफ अपने आप को रिपीट करने लगेगा। मतलब यहाँ पे जो पीरियड है कितना, 2 पाई के बराबर। इसमें भी साइन की तरफ चेंजेस कर सकते हैं, जो जो चेंजेस साइन में हो रहे थे, जैसे साइन में हमने एक्स ऐड करा था, या सॉरी
x माइनस बी लिखा था वैसा यहाँ पे x माइनस बी कर सकते हो। अगर x माइनस बी करोगे या x प्लस बी करोगे तो ग्राफ 1 से शुरू नहीं होगा, इधर से कहीं शुरू होगा या इधर से कहीं शुरू होगा, ठीक है ना। अब 1 के ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि ये जब तक यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करोगे ये 1 के ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक ऐसा लिख रहे हो, अगर इसको चेंज करके y इज इक्वल टू कॉस x माइनस बी या x प्लस बी लिख रहे हो तो इस बार ग्राफ कहीं इधर से शुरू होगा या इधर से शुरू हो सकता है या इधर से शुरू हो सकता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू से शुरू नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू को छोड़ के कहीं और से शुरू होगा। जैसे साइन में चेंजेस बता रहे थे वैसे ही अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे a से, तो a से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, टाइम पीरियड जो है वो श्रिंक कर जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये जो ग्राफ है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जो जो चेंजेस कॉस साइन में आ रहे थे वही सारी चेंजेस कॉस में भी आएंगे, ठीक है। ये कॉस का ग्राफ है, पिछले वाला साइन का ग्राफ था। दोनों ग्राफ जो होते हैं कुछ देर बाद आइडेंटिकल दिखने लगता है, मगर मतलब इसको हटा दो, इस पॉइंट को हटा दो तो साइन का ग्राफ और कोसाइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ और कॉस का ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, कुछ देर बाद तुमको आइडेंटिकल दिखने लगेगा, पता ही नहीं चलेगा। अगर ओरिजिन हटा दोगे कुछ देर बाद देखोगे पता ही नहीं चलेगा साइन का ग्राफ है या कोसाइन का ग्राफ। दोनों जो ग्राफ है सेम तरीके का चेंज दिखा रहे हैं, मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू कहाँ तक, -1 से 1 तक जाता है, ठीक है। हो गया। तो ये सब का सारे ग्राफ जो है इनका कहीं ना कहीं यूज पड़ता है फिजिक्स में, इसलिए थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिए। कहीं पे कोई ऐसा ग्राफ आया जो तुमको समझ में नहीं आ रहा वो उस पॉइंट पे एक्सप्लेन कर देंगे। अब हमने एक टर्म पढ़ा था सॉलिड एंगल, अगर तुमको याद होगा तो जब हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में तो वहां पे मैंने एक टर्म डिस्कस करा था सॉलिड एंगल, ठीक है। डायमेंशन में बात कर रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन में, कि सॉलिड एंगल जो होता है उसका यूनिट नहीं होता, सॉरी उसका डायमेंशन नहीं होता, यूनिट होता है। यूनिट क्या होता है इसका, रेडियन रेडियन, रेडियन ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, ये बाय आर स्क्वायर। एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये था तुम्हारा। अगर इससे अगर कोई तुमको दे दिया तुम्हारे मतलब बहुत ज्यादा सिनेरियो होगा तो ज्यादा से ज्यादा ये तुमको डिस्क के लिए सॉलिड एंगल पूछ सकता है या कोन के लिए सॉलिड एंगल पूछ सकता है। तो कोन हो या फिर डिस्क हो उसके लिए जो सॉलिड एंगल होगा उसका जो फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल और डिस्क और कोन का जो फॉर्मूला होगा, अब देखो होता क्या है कि जैसे ये डिस्क है, ठीक, ये डिस्क है, इस पॉइंट का इस पे सॉलिड एंगल अगर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा कोन के ही फॉर्म में। और ये जो कोन है ये एंगल बना रहेगा थीटा, ठीक है। ये थीटा क्या है, थीटा इज प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इससे ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है ना, इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थीटा प्लेन एंगल है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, 3D एंगल होता है, ठीक है ना। ये थीटा क्या है, 2D एंगल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे अगर सिग्मा निकालोगे, किसी को पता है सिग्मा कितना होगा, ये सॉरी ये जो वैल्यू है ओमेगा, ओमेगा कितना होगा, कोई आइडिया किसी को। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको याद रखोगे, अगर कहीं क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे, ठीक है ना। कोण दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये कोण का जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट फॉर्मूला है, या फिर डिस्क दिया हुआ है, बोला इस डिस्क पे एक आर्बिट्री एंगल बनाएगा सॉलिड एंगल, क्या बोलोगे, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। सर फॉर्मूला एक बार वो बता देंगे वो। फॉर्मूला है तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, नहीं दिख रहा है क्या क्लियर। हाँ सर क्लियर नहीं आ रहा है, वो तो एक बार बता। फॉर्मूला है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ब्लर दिख रहा है क्या सबको, एक बार जल्दी से नहीं कंफर्म कर सर दो मेरी बोर्ड। इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला है 2 पाई इंटू
ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ओके जहाँ थीटा क्या है, थीटा है एंगल मेड बाय दिस एक्सिस एंड दिस लाइन। सॉलिड एंगल एक पॉइंट पे कितना बनता है, अगर एक गिवन पॉइंट है तो जैसे गिवन पॉइंट पे तुम्हारा प्लेन एंगल कितने के बराबर होता है, एक पॉइंट पे प्लेन एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। एंगल एट ए गिवन पॉइंट। नहीं, किसी भी पॉइंट पे अगर बात करोगे, जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है तो इस पॉइंट पे प्लेन एंगल कितना के बराबर हो सकता है, 2 पाई के बराबर होगा, 360 डिग्री या 2 पाई। ठीक है, वैसे अगर पूछा जाए कि एक पॉइंट के अबाउट बताओ कितना सॉलिड एंगल बन सकता है, तो कितना बनेगा, 4 पाई होगा। ठीक है ना, पॉइंट के अलोंग जो सॉलिड एंगल होता है, पॉइंट के अबाउट जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज 4 पाई। क्यों, क्योंकि पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो सर्किल नहीं बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। ठीक है ना, पॉइंट के अबाउट अगर देखोगे तो क्या बनाओगे, इस पॉइंट के अबाउट सॉलिड एंगल देखना है तो इसके अबाउट हम सर्कल नहीं बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, और स्फीयर का एरिया तुमको पता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर करोगे तो आर आर विल गेट कैंसिल, इसलिए जो ओमेगा होगा, ओमेगा एट ए पॉइंट दैट विल बी 4 पाई। सारी बात समझ में, एट ए पॉइंट सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट solid angle is equal to, at a given point solid angle is equal to 4 pi। हो गया, चलो इसी के साथ तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग है तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा। अगेन जब फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बोले थे कि वेक्टर क्या होते हैं, वैसे क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड साथ ही साथ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो फॉलो करें। फिल्टर अलजेब्रा लॉ। तो अगर वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या। ठीक है ना, अगर वेक्टर अलजेब्रा पता ही नहीं है तो कैसे पता करो ये कौन सा क्वांटिटी है जो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो कर रहा है या कौन सा क्वांटिटी है जो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे, वेक्टर्स का डेफिनेशन लिखा दिए हैं, तो उन सब चीजों के बारे में अगेन दोबारा नहीं लिखा रहे हैं कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो जिनका डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड हो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करेंगे तो इसको बोलेंगे। ठीक है ना, सीधे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर वेक्टर है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है उसका, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला चीज मैग्नीट्यूड का इंफॉर्मेशन होना चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो क्या क्या तुम्हारे पास होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन इंफॉर्मेशन। ये दोनों मिल, अगर ये दोनों तुम्हारे पास है तो ये दोनों मिल करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा किसी भी वेक्टर का। सारी बात समझ में, मतलब अगर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये दोनों साफ साफ दिखने चाहिए। जैसे अगर फोर्स तुमसे कोई पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो अगर तुम ऐसे बस बता दोगे 5 न्यूटन तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है फोर्स का। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैसे होगा, 5 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ये बोलेगा 5 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तब तुमको पता चलेगा ये फोर्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर बोल दिया कि एक बॉडी है जिसपे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है, तो बताओ उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो तुम बस मैग्नीट्यूड बता पाओगे, एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन नहीं बता पाओगे। सारी बात समझ में, क्योंकि जब तक नहीं बताएगा फोर्स का डायरेक्शन तुम उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में साफ साफ ऐसे लिखा रहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी इज 5 न्यूटन। इसका मतलब वो है उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बिना डायरेक्शन के भी तुम आंसर ला सकते हो। और नहीं तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में तुमको फोर्स का डायरेक्शन बता करके देगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। आ रही बात समझ में, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका सिंपल होता है।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें एक एरो होगा, एरो का जो लेंथ है दिस विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर कहीं भी ऐसा लाइन लिखा हुआ है, उस लाइन सेगमेंट पे अगर एरो लगा हुआ है, तो लाइन सेगमेंट पे जो एरो लगा हुआ है, मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है विथ एरो रिप्रेजेंट्स वेक्टर क्वांटिटी, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा लेंथ ऑफ द एरो, और साथ ही साथ डायरेक्शन देखना है तो एरो तुमको डायरेक्शन बता देगा। अगर इसी को मैं इधर की तरफ ड्रॉ करता तो ये बता देता ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ। आ रही है बात समझ में? ये तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो एरो पॉइंट होता है उसको हेड बोलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे एरो लगा हुआ है इसको हेड बोलते हैं, और इसको टेल बोलते हैं। हो गया? अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर का दो तरीके से होता है। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड बता करके रखेगा, एंड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन रेफरेंस। ठीक है, इसमें क्या है, मैथमेटिकल में हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें पहला कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड बता देगा और साथ ही साथ तुमको बताएगा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन रेफरेंस। जैसे कि एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, F is equal to 5 Newton at an angle 30 degree with horizontal. अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये भी क्या है तुम्हारा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसका, फोर्स का। क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, और साथ ही साथ एंगल बता रहा है एक गिवन रेफरेंस के रेस्पेक्ट। जहाँ रेफरेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। रेफरेंस वर्टिकल भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये तुम्हारा रेफरेंस हो गया, अगर ऐसा बोल रहा है तो दिस थीटा, जो कोई मैंने गिवन एग्जांपल दिया 30 डिग्री, ये 5 न्यूटन। ये भी क्या है तुम्हारा, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है। और ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मैग्नीट्यूड देगा और एंगल देगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? एक और तरीका होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। और कोई तरीका देखे हो जिससे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बोलो, किसी कोई आइडिया कि व्हाट कैन बी द थर्ड रिप्रेजेंटेशन, या फिर सेकंड टाइप ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन? बोलो। आई जे के कप के फॉर्म में देखे हो, हाँ सर। उसको क्या बोलते हैं? आई जे के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम है। किसी को आइडिया है कि क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन या फिर रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। आ रही है बात समझ में? उसमें भी क्या होगा, उसमें तुमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो होगा वो कंपोनेंट फॉर्म में लिखे रहते हैं। जैसे डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस को आई लिख लेते हैं, और वाई एक्सिस को जे से लिखते हैं, और जो तुम्हारा एक मिनट जेड एक्सिस है उसको के से लिखते हैं।
सेकंड है ऑर्थोगोनल रिप्रेजेंटेशन। और रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन, इसको रेक्टेंगुलर भी बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें समझते हैं क्या होता है। इसमें जो वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर है ए, दिस कैन बी रिटन एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर था ए वेक्टर, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरीके से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है, फोर्स दे दिया तुमको, फोर्स इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, तो अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। यहाँ पे एक्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कुछ पार्ट, कंपोनेंट का मतलब होता है कोई पार्ट या शैडो। वेक्टर का कुछ पार्ट का है एक्स की तरफ है, इसलिए ये एक्स जो है वो एक्स कंपोनेंट रिप्रेजेंट करेगा। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो बस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं भी यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि उसका हम यूज बस कर रहे हैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर आ रहा है इसका डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन। ये जो वेक्टर है ये है y की तरफ और ये जो वेक्टर है ये है z की तरफ। सारी बात समझ में। और ए वाई क्या मतलब है, ए वाई का मतलब है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। सिमिलरली ए जेड क्या है, तुम तीनों लिखोगे, मैं एक लिख के बता दिया। यहाँ ए वाई लिखोगे y कर दोगे, यहाँ जेड लिखोगे इधर जेड कर दोगे। सिमिलरली जे कैप लिखोगे, जे कैप का क्या मतलब है, जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। सिमिलरली के लिए लिखोगे के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, हो गया। हाँ सर। वो लिख लेना सब, ए वाई ए जेड वो भी लिख लेना। ए वाई का मतलब क्या है, ए जेड का मतलब क्या है, आई तो लिखा हुआ है, जे भी लिखा हुआ है, के खुद से लिख लो। के कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस। और एक्सिस का मतलब समझ रहे हो ना, एक्सिस का क्या मतलब है, ये तुम्हारा एक्स वाई जेड, मतलब आई का जो डायरेक्शन है, आई कैप है इधर की तरफ, जे कैप जो है वो है इधर की तरफ और के कैप है इधर की तरफ। और सारे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1। टाइप ऑफ वेक्टर अभी डिस्कस कर देंगे कि टाइप ऑफ वेक्टर कितने होते हैं। उसमें यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। तो ये तीन तरीके हैं, इन तीनों तरीके से तुम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन तीनों मेथड से तुम दे सकते हो गया, हटा दे इसको। लिख लो टाइप्स ऑफ वेक्टर।
हो गया। अब समझो यहाँ पे थोड़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर में समझते हैं। जैसे एक वेक्टर दे दिया तुमको, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का क्या मतलब होता है? जीरो वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जीरो, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो अनडिफाइंड होता है, डायरेक्शन अनडिफाइंड। ठीक है। सर अगर उसका हाँ बोलो। डायरेक्शन अनडिपेंड है तो उसको वेक्टर क्यों बोले? वेक्टर इसलिए बोले, जैसे हमारे पास एक समझो, सही सवाल है तुम्हारा। आई क्रॉस आई अगर करते हो क्या आता है? जीरो। जीरो। आई क्रॉस आई क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये जीरो जो है इसको क्या बोलेंगे? ये वेक्टर बोलेंगे या क्या बोलेंगे? समझो, आई आई क्रॉस, जब भी क्रॉस होता है तो वहां से जो रिजल्ट आता है दैट इज व्हाट? वेक्टर। अरे बात समझ में? हाँ सर। तो अगर क्रॉस क्रॉस ने प्रोडक्ट लिया दो क्वांटिटीज का जिसका आंसर जीरो है, तो ये जो जीरो होगा ना, इट शुड बी वेक्टर। ये क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रॉस 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 प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर क्रॉस करोगे दो वेक्टर का, तो वहां से जो वेक्टर आना चाहिए दैट शुड बी अ वेक्टर आल्सो। तो अगर ये जीरो जो है इसको तुम वेक्टर नहीं बोलोगे, फिर ये जो तुम्हारा डेफिनेशन है ना कि क्रॉस से एक वेक्टर आता है, वो गलत हो जाएगा। इसी को इसको जस्टिफाई करने के लिए जस्ट हमने जीरो वेक्टर डिफाइन करा है। आज ये बात समझ में? क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या करा है? जीरो वेक्टर डिफाइन करा है। ऐसा कुछ वेक्टर, मतलब जीरो वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड इसका जीरो होगा ही। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन अपने मन से कहीं भी मान लो, इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने इसको लिख दिया कि ये के कैप की तरफ है, तो उसको कोई गलत नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन अनडिफाइंड है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दिया हूँ, आई आई इंटू आई इज इक्वल टू जीरो के कैप, इसका कोई मतलब नहीं। अरे बात समझ में? अगर कोई इसको जे कैप भी लिखता है तो भी ये गलत नहीं है, या फिर आई कैप भी लिखता है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो अनडिफाइंड है, किधर भी ले सकते हो। आ रही बात समझ में? हाँ सर। इसलिए हमने एक वेक्टर, नया वेक्टर बनाया जिसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। या दो वेक्टर को घटा रहे हो, जैसे दो इक्वल वेक्टर है, दो इक्वल वेक्टर है, दोनों को घटाओगे तो आंसर कितना आएगा? वेक्टर माइनस वेक्टर शुड बी अ वेक्टर। ऐसा तो नहीं है ना कि वेक्टर माइनस वेक्टर करके क्या लिख दोगे? एक स्केलर लिख दोगे। वेक्टर माइनस वेक्टर कर रहे हो तो आंसर क्या होना चाहिए तुम्हारा? वेक्टर में ही होना चाहिए। आ रही बात समझ में? हाँ तो सर। इसलिए हम जीरो वेक्टर क्यों डिफाइन किए कि अगर किसी रिजल्ट में वेक्टर जीरो आ रहा है तो वेक्टर जीरो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट शुड बी अ जीरो वेक्टर। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बात है तुम्हारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स का क्या मतलब है? इक्वल वेक्टर्स का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड। ये टू वेक्टर्स लिख सकते हो, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दो वेक्टर को तभी हम इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम हो। और डायरेक्शन सेम को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। एक तरीके से इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे और उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा, अगर तुमको बोला जा रहा है नेगेटिव वेक्टर, तो इसका क्या मतलब है? नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर बताने के लिए तुमको पहला एक वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा। उस वेक्टर में अगर माइनस साइन लगा दोगे या माइनस से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दैट विल गिव नेगेटिव वेक्टर। जैसे तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, लेट वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर, देन माइनस ए वेक्टर गिव नेगेटिव वेक्टर।
एक वेक्टर है तुम्हारे पास ए वेक्टर, तो उसके रिस्पेक्ट में हम नेगेटिव वेक्टर डिफाइन करेंगे। आ रही बात समझ में? अगर बस ऐसे नेगेटिव वेक्टर लिख दिया, नेगेटिव वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा जब तक तुम एक वेक्टर डिफाइन नहीं करोगे। और इसका होता है क्या, मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम but direction is opposite। मतलब उनके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, या फिर उसको बोल सकते हो एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है उसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। हो गया? सर वो ए वेक्टर को क्या हम ऑर्थोगोनल वेक्टर से आकार में लिख सकते हैं? हाँ, कोई भी वेक्टर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। बताया तो किसी भी वेक्टर को 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो ए है ना, दिस ए कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एनी फॉर्म। या तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे करके इसका बता सकते हो, या फिर इसको इसका एंगल और इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हो, या फिर इसको ऑर्थोगोनल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन जो होगा इस ए वेक्टर का इंफॉर्मेशन हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, जो 3 मेथड मैंने बताया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये तो अभी वेक्टर का, ये जो टर्म मैं लिख रहा हूँ ना, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना? अगर वेक्टर बताने, अगर ऐसा मैं ए लिखूं, इसका मतलब क्या समझोगे? अगर ए लिख करके मैं छोड़ दे रहा हूं तो दिस इज व्हाट, ऐसे ए लिखने का मतलब होता है कि एक नंबर लिखा हुआ है, एक कांस्टेंट लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस ए के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ए एक नंबर नहीं है, ये क्या है, एक वेक्टर है। किसी भी अगर लेटर के ऊपर एरो लगा हुआ है, या कैप लगा हुआ है, या हैट लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एक वेक्टर है। अरे बात समझ में आती? ये जो है ना, ये जस्ट तुम्हारा सिंबल है। इस सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेक्टर को लिखने के 3 तरीके हैं, क्योंकि उन 3 तरीकों से लिखोगे तो वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगा, जो मैंने पहले बताया। ठीक है, आगे बढ़े, जल्दी बोलो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका क्या मतलब है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मैग्नीट्यूड जो होगा इसका क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर तुमको ए वेक्टर दिया हुआ है, इफ वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर, अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए, तो इससे यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हो? इसका यूनिट वेक्टर जो होगा, समझना ध्यान से, यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? क्योंकि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होना चाहिए। समझो, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक गिवन वेक्टर है, ठीक है ना, जैसे वेक्टर है तुम्हारे पास जो बता रहा है 5 न्यूटन इन ईस्ट डायरेक्शन, तो अगर तुमको ईस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है तो क्या करोगे? इसको 1 कर दोगे। तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। तो अगर यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है ए डायरेक्शन में, देन यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। समझना क्या बोल रहा हूँ? मैग्नीट्यूड जिसका 1 होगा, हमें क्या चाहिए? एक वेक्टर था हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है ना, हमें चाहिए यूनिट वेक्टर इन ए डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर ए के तरफ जो होगा दैट विल बी ए कैप। यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा क्या लगा रहता है? कैप लगा रहता है या हैट लगा रहता है। इसको लिखोगे ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए। ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर मैग्नीट्यूड को हम कभी कभी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर, उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, मॉडुलस बोलते हैं इसको। ये जो पैरेलल ब्रैकेट है इसको मॉडुलस बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोलते हैं। तो ये ए कैप जो है, ये ए कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिट वेक्टर। किधर की तरफ? ए के अलोंग।
आ रही बात समझ में? हमने जो पहले पीछे 3 एग्जांपल लिया था आई जे के, वो स्पेशल यूनिट वेक्टर्स है। अगर कहीं आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो किधर की तरफ है, एक्स की तरफ रिप्रेजेंट करेगा हमेशा। अगर कहीं जे लिखा हुआ है तो वो वेक्टर किधर रिप्रेजेंट करेगा, हमेशा वाई की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। और कहीं के लिखा हुआ है तो वो जेड की तरफ रिप्रेजेंट करेगा। वो स्पेशल काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर है। और अगर तुम्हें क्या चाहिए, कोई जनरल वेक्टर दिया हुआ है, उस जनरल वेक्टर के डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है, यूनिट वेक्टर दैट विल बी वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर तुमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, या फिर अगर तुमको सीधे मैग्नीट्यूड और थीटा दिया हुआ है, तो उसमें तुमको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही बताएगा। और अगर तुमको ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया हुआ है तो वहां से तुमको मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, जो बताएंगे अब। हो गया? हटा दे इसको। हाँ सर। ये जो टाइप्स हमने डिसाइड करे थे, ये जो 4 टाइप मैंने बताए हैं, ये टाइप बताया है मैंने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस में, कि किस किस का मैग्नीट्यूड कैसा है, किस किस का डायरेक्शन किधर किधर है। तो उसके बेसिस पे हमने 4 वेक्टर डिसाइड किया। अभी क्या होता है कि वेक्टर का जो नेचर है वो 2 तरीके का होता है, जिस उसके अकॉर्डिंग भी हमने डिवाइड करा है वेक्टर को 2 पार्ट में। ठीक है, अभी जो वेक्टर, जो मोस्ट ऑफ द केसेस तुमको वेक्टर दिखते हैं, जैसे मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स 5 न्यूटन, ठीक है, डायरेक्शन बता दिया। एक और कैटेगरी का वेक्टर होता है, जैसे हम बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या है, ये भी वेक्टर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 न्यूटन मीटर, इसका जो डायरेक्शन बताते हैं वो कैसे बताते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताते हैं। ये जो टॉर्क है, पहले ये जो फोर्स है, इसका इसका जो रिप्रेजेंटेशन दोगे ये कैसे, जैसे ईस्ट, क्या बोला है मैंने, 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। लेकिन जब टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, टॉर्क का रिप्रेजेंटेशन करते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से। आ रही बात समझ में? या सेम केस में अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी में तुम क्या बताओगे, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। अगर तुमको ओमेगा रिप्रेजेंट करना होता है तो ओमेगा कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ओमेगा रिप्रेजेंट करते हैं 5 रेडियन पर सेकेंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो अब यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे ना, तो वेक्टर का जो डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है इस फॉर्म में और इस फॉर्म, या फिर इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, इन दोनों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जो एंगल, यहाँ पे जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किस टर्म में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होता है। और इधर जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक्स एक्सिस, अगर ईस्ट देखोगे, ईस्ट प्लॉट करोगे, ये ईस्ट है, इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हो। आ रही बात समझ में? इसके बेसिस पे वेक्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो लिखना, vectors are also divided in, vectors are also divided in form of polar vector and axial vector. Polar vectors and axial vectors. पोलर वेक्टर्स क्या होता है, these vectors are defined about a point पोलर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो पॉइंट के अबाउट डिफाइन करें। ठीक है ना, जैसे फोर्स जो होता है, फोर्स किसी पॉइंट पे लगता है, ठीक है, या उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, इस तरीके से। ठीक, या फिर जो तुम्हारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कि एट पॉइंट एक्स द वेलोसिटी इज दिस मच। लेकिन ये जो वेक्टर है एक्सियल वेक्टर, इसका एक जो एग्जांपल कुछ लिख सकते हो, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेट्रा, मोमेंटम भी है, बाकी सारी चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सियल वेक्टर का।
एक्सियल वेक्टर जो होते हैं ये डिफाइन करे जाते हैं एक एक्सिस के अबाउट। वेक्टर्स डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, ऐसे वेक्टर जिनको डिफाइन करने के लिए तुमको एक एक्सिस की जरूरत पड़े, वैसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? वैसे वेक्टर को हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। जितने भी वेक्टर जो रोटेशनल मोशन के लिए यूज होते हैं, जितने भी वेक्टर रोटेशनल मोशन के लिए यूज होते हैं, सारे वेक्टर तुम्हारे एक्सियल वेक्टर होते हैं। जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल वेक्टर्स आर एक्सियल वेक्टर। क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए तुमको पॉइंट नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए? एक्सिस चाहिए। जैसे टॉर्क डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं? टॉर्क रिप्रेजेंट करने के लिए या टॉर्क डिफाइन करने के लिए हमें एक एक्सिस चाहिए। फोर्स इनटू क्या होता है? फोर्स इनटू हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए एक्सिस मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से टॉर्क आता है। तो उस टाइप के जितने भी वेक्टर होंगे जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ से एग्जांपल में लिख सकते हो। एग्जांपल में क्या है तुम्हारा? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लो, या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, या फिर टॉर्क। ये सारे जो वेक्टर है ये किस टाइप में आएंगे? ये एक्सियल वेक्टर में आएंगे। जैसे बोल सकते हैं जितने भी वेक्टर ट्रांसलेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे उसको हम पोलर की कैटेगरी में रखे थे। जैसे फोर्स था, फोर्स क्या डिफाइन करता है? वहां से ट्रांसलेशनल मोशन होता है। वेलोसिटी किसका डेफिनेशन देता है? ट्रांसलेशनल मोशन का। एक्सेलरेशन क्या देगा? ट्रांसलेशनल मोशन देता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिफाइंड है। तो वो उसके लिए जो भी वेक्टर हम यूज करते हैं वो पोलर वेक्टर होता है। हो गया? चलो नेक्स्ट बात करेंगे एडिशन। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब समझो। अगर वेक्टर्स ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिए हुए हैं, वेक्टर्स ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिए हुए हैं तो उसमें तुमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेपरेटली करके दिया हुआ है, तो तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर है सबको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तुमको बताया नहीं कि किस किस डायरेक्शन के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड है, अगर उस तरीके का वेक्टर दे दिया, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, दो वेक्टर दे दिया, एक वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर दे दिया बी, बोला इन दोनों को ऐड करो, ये वेक्टर एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, ये वेक्टर एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा फाई। अगर इस तरीके का दे दिया रिप्रेजेंटेशन, या फिर तुमको बता दिया कि ये वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन तुमको पर्टिकुलर बता दिया, इसका डायरेक्शन तुमको पर्टिकुलर बता दिया, तो अगर डायरेक्शन बताया हुआ है, समझो जैसे अगर इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तीन तरीका मैंने बताया, अगर इसको दे दिया इस तरीके से एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए वाई सॉरी ए जेड के कैप, और बी को ऐसे दे दिया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। तो इसका जो समीशन है, इसका जो एडिशन है वो सिंपल है। जो ए प्लस बी जो होगा वो सिंपली तुम ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी वेक्टर विल बी, एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ ऐड करेंगे, वाई को वाई के साथ ऐड करेंगे, जेड को जेड के साथ ऐड करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर वाला जो दो रिप्रेजेंटेशन था जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर जो तुम्हारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में मैग्नीट्यूड और एंगल दे दिया, तब उस तरीके के वेक्टर को हम कैसे ऐड करेंगे? वैसे वेक्टर को ऐड करने के लिए दो लॉ दिए गए हैं, उन दोनों लॉ को यूज करते हैं। तो वेक्टर लॉ ये एडिशन के लिए हम यूज करते हैं, लिखना, टू ऐड टू वेक्टर्स, to add two vectors we
have two laws of vector addition. First law is triangle law of vector addition, and second one is parallelogram law of पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दोनों लॉ जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें हल्का फुल्का डिफरेंस होता है। दोनों का जो मैथमेटिकल रिजल्ट आता है ना एडिशन करने का आता है, इनका जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। हो गया? तो पहले समझते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को, फिर समझेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को। समझो, अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ, एक वेक्टर है ए प्लस एक दूसरा वेक्टर है बी, और ये जो बी वेक्टर है ये ए के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल पे दिया हुआ है, यानी यहाँ रेफरेंस कौन हो गया? रेफरेंस ए हो गया। समझना, ये ए दिया हुआ है, ए को रेफरेंस मान लिया, बी उस ए के रेस्पेक्ट में कितना एंगल बता रहा है? थीटा बना रहा है। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कितना होगा? अब समझो, इसको और इसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐसा 5 न्यूटन यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 न्यूटन यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको ऐड करके हम 8 न्यूटन अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। हरी बात समझ में? क्योंकि ये जो वेक्टर है ये किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल के अलोंग लग रहा है। ये जो वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना करके लग रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके हम 8 न्यूटन नहीं लिख सकते हैं, ये गलत आ जाएगा। तो यहाँ से एक तीसरा वेक्टर आएगा, थर्ड वेक्टर, जो मान लो क्या है? सी है। दैट थर्ड वेक्टर इज सी, और ये सी कुछ अलग एंगल बनाएगा। दैट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। मतलब ए प्लस बी से तुमको क्या मिल रहा है? ए प्लस बी से मिल रहा है तुमको सी वेक्टर। ए वेक्टर हॉरिजॉन्टल के अलोंग, बी वेक्टर इस वेक्टर के रेफरेंस में एंगल थीटा बना रहा है। तो वहां से एक तीसरा वेक्टर मिल रहा है, थर्ड वेक्टर, दैट विल मेक एंगल 5 विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो आप समझते हैं कि इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आएगा वो क्या आएगा? ये ए प्लस बी प्लस सी जो होगा, सॉरी ए प्लस बी जो होगा वो सी के बराबर होगा। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल गिव अनदर वेक्टर दैट इज सी वेक्टर। दो वेक्टर के एडिशन से हमें थर्ड वेक्टर मिलेगा। उस थर्ड वेक्टर के लिए हमें इंफॉर्मेशन बताना है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन कितना होगा। हो गया? अब ट्राइंगल लॉ में क्या होता है? ट्राइंगल लॉ में समझना, ट्राइंगल लॉ में अगर एक दो वेक्टर का एडिशन दिया हुआ है तुम्हें, तो करना क्या होता है? एक वेक्टर को फिक्स कर देते हैं। समझ लो ट्राइंगल लॉ में क्या बोलना। ट्राइंगल लॉ में एक वेक्टर को फिक्स कर देते हैं। जैसे ए और बी का समीशन करना है तो किसी एक को फिक्स कर सकते हो। मैंने अभी फिक्स कर दिया ए को फिक्स करा, बी को उठा करके इसके हेड पे रखेंगे, ठीक है ना। बी को क्या करेंगे? उठा करके इसको बी को उठाएंगे और इसके हेड पे रखेंगे, ठीक है ना। मतलब बी का जो टेल होगा वो ए के हेड पे आना चाहिए। अब समझो, उठा के ऐसे रखते हैं ना, तो उठा करके ऐसे रखेंगे कि ना उसमें मैग्नीट्यूड लॉस हो ना ही उसका डायरेक्शन लॉस हो। समझना, अगर बी यहाँ पे रखा हुआ, बी क्या हुआ? यहाँ पे रखा हुआ एंगल थीटा बना रहा है बी, तो ये जो वेक्टर है ना इसको उठा करके यहाँ पे रख सकते हो, इसको उठा करके यहाँ पे रख सकते हो। कब तक? जब तक उसका डायरेक्शन लॉस नहीं हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड लॉस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे उठा करके रखे, उठा करके रखने के बाद एंगल पहले बना रहा था थीटा, अभी बनाने लगा थीटा डैश, तो फिर गलत हो जाएगा। तब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह हम स्लाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल। अगर एक दूसरे इस वेक्टर को बी को उठा करके यहाँ रख दिए बिना किसी चेंज के, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम वेक्टर होंगे, आइडेंटिकल वेक्टर होंगे। आ रही बात समझ में? तो जब हम वेक्टर लॉ यूज करते हैं ट्राइंगल के केस में, तो क्या होता है? एक वेक्टर को फिक्स करेंगे, दूसरे वेक्टर को उठा करके उसके हेड पे रखेंगे और दूसरे वेक्टर का टेल मैच करवाएंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा बी वेक्टर, जो कि कितना एंगल बना रहा था? थीटा। अब देखो,
ए और बी को जब ऐसा प्लेस करोगे ना तो तुम्हें क्या बचेगा, ए का टेल खाली बचा और बी का हेड खाली बचा। ए का टेल, बी का हेड, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट वेक्टर सी हैविंग डायरेक्शन एट द एंड ऑफ एट द हेड ऑफ बी। ठीक है ना, ये जो वेक्टर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट सी वेक्टर। ये वेक्टर था, बी वेक्टर था, इन दोनों को ऐड करने पे एक तीसरा वेक्टर मतलब सी वेक्टर, जो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए ए के टेल और बी के हेड को ज्वाइन करेंगे। और एरो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे इसका हेड है उसी के डायरेक्शन में सी का डायरेक्शन होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है? ये क्या है तुम्हारा, ये अगेन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ए प्लस बी को ऐड करके सी निकालने का। तो अगर ए का वैल्यू दिया है, बी को वैल्यू दिया है, ये एंगल दिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स यूज करके सी का वैल्यू बता सकते हो कि सी का वैल्यू कितना होगा। वो जो एंगल बनाएगा, ये जो एंगल मैंने देखा हुआ था यही फाई से लिखा हुआ था, एक रेस्पेक्ट में ये एंगल सी फाई बना रहा है, ये तो एंगल दिया रहेगा तुमको। तो यहाँ पे फाई निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कंप्लीट वेक्टर का। ठीक है, आगे बढ़े। इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का, ये जो लॉ है इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब जो दूसरा लॉ था पैरेललोग्राम, उसमें क्या होता है, उसमें अगर ए और बी को ऐड कर रहे हो, ए और बी को ऐड करते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है। ए और बी को ऐड करोगे, एक वेक्टर को फिक्स रखते हैं सेम टू सेम जो पहले हम कर रहे थे, किसी एक वेक्टर को फिक्स कर दो। अगेन मैंने किसको फिक्स करा, ए को फिक्स करा, तुम बी को भी फिक्स कर सकते हो। पहले केस में क्या कर रहे थे ना, ट्रायंगल लॉ में समझ लो ध्यान से, ट्रायंगल लॉ में क्या कर रहे थे, दूसरे वेक्टर को उठा करके इसके हेड पे रख रहे थे। जो वेक्टर था उसको क्या कर रहे थे, उस उठा करके इसके हेड पे रख रहे थे, मतलब इसका हेड और इसका टेल मैच करवा रहे थे। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि एक वेक्टर को फिक्स करते हैं, दूसरे वेक्टर को उठा करके टेल पे रखते हैं। जो वेक्टर फिक्स करे है उसके टेल पे रखोगे और टेल से टेल को मैच कराओगे। मतलब अभी जो वेक्टर रखा बी वेक्टर, वो कुछ इस तरीके से रखेंगे, ये एंगल थीटा बनाएगा। दोनों में जो डिफरेंस है वो समझ में आया कि क्या क्या डिफरेंस है? सिंपल सा डिफरेंस है कि उसको उठा कर कहाँ रख रहे थे, ट्रायंगल लॉ में उठा करके हम हेड पे रख रहे थे, और पैरेललोग्राम में उठा करके टेल पे रखते हैं विदाउट लूजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अभी भी ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है, मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो अब यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। अगर पैरेललोग्राम लॉ यूज करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो क्या करते हैं, इस वेक्टर का पैरेलल वेक्टर एक यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इस वेक्टर का एक पैरेलल वेक्टर यहाँ ड्रॉ करते हैं, ताकि एक पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है ना, इस तरीके का ड्राइंग करते हैं, इसके पैरेलल एक वेक्टर और इसके पैरेलल एक वेक्टर, ताकि हमें क्या मिले, ताकि हमें एक पैरेललोग्राम मिल जाए। ये पैरेललोग्राम मिल गया। अब ये जो पैरेललोग्राम है इसका एक जो डायगोनल होगा, ये जो पैरेललोग्राम तुमने ड्रॉ करा है इसका एक जो डायगोनल होगा, दैट डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर। कौन सा डायगोनल, द डायगोनल व्हिच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। ये जो डायगोनल है जो कहां से पास कर रहा है, दो वेक्टर के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट सी वेक्टर। क्लियर है? ये एंगल कितना था, ये टोटल एंगल थीटा था, दिस एंगल इज फाई। ए के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, फाई बनेगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें तुमसे क्या पूछता है, कभी कभी डेफिनेशन दे देगा और उन चारों में से चूज करने को देगा। तो अगर तुम्हें डेफिनेशन नहीं पता है ट्रायंगल लॉ में क्या बेसिक डिफरेंस था पैरेललोग्राम से, तो फिर नहीं समझ में आएगा। पैरेललोग्राम में क्या है, पैरेललोग्राम में वेक्टर को उठा करके टेल पे रख रहे हैं और कौन सा डायगोनल ले रहे हैं, वो डायगोनल जो कहाँ से पास हो रहा है, जो पास हो रहा है इन दोनों पे इंटरसेक्शन से। मतलब ये दोनों बी पे इस पॉइंट पे मिल रहे थे, इस पॉइंट से पास होता हुआ जो डायगोनल है, एक डायगोनल ये भी है, ये भी डायगोनल किसका है, इसी पैरेललोग्राम का है, लेकिन ये डायगोनल रिजल्टेंट नहीं देगा, रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, सी से आएगा। वैसा डायगोनल जो कहाँ से पास कर रहा है, इसके दोनों टेल जहां मैच कर रहा है वहां से।
ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है ना, दोनों जो है एक तरीके से सेम है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल लॉ में क्या था ना, ट्राइंगल लॉ में तुमको ये पोर्शन दिख रहा था, क्योंकि इस बी को हमने कहा ड्रॉ करा था, यहाँ ड्रॉ करा था। बी को किधर ड्रॉ करा? इस बी को इधर ड्रॉ करा। तो अगर देखोगे इसका हाफ जो पोर्शन है, इस पैरेललोग्राम का हाफ जो पोर्शन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो ट्राइंगल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए दोनों लॉ से जो रिजल्टेंट तुम्हारा मैथमेटिकल डेरिवेशन आएगा वो सेम टू सेम रिजल्ट देगा। क्लियर है? सर अगर हमें दो वेक्टर के एडिशन करने को बोले तो कौन सी लॉ से करें? कौन सी लॉ से कोई भी करने पर कोई भी easy होगा? कोई भी लॉ करो, आंसर तो सेम आएगा। किसी भी लॉ को यूज करोगे, आंसर जो होगा वो सेम आएगा। अभी तो बोले ये जो पैरेललोग्राम लॉ है ना, इसी में क्या है, इसी में छुपा हुआ है ट्राइंगल। कहाँ पे? यहाँ पे। क्योंकि पहले जो हम ट्राइंगल लॉ फॉलो कर रहे थे उसमें क्या करे थे, ए ऐसे रखे थे, बी को इसके हेड पे ला करके रखे थे, तो ये जो वेक्टर था ये सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा था, ये एंगल फाई था और ये एंगल थीटा था। तो अगर इसको उठा करके यहाँ रखोगे तो मतलब ये इसका पार्ट है, पैरेललोग्राम लॉ का पार्ट है। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो सेम टू सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। बस डेफिनेशन जो है वो दोनों का वो अलग अलग है। पहले केस में हम क्या कर रहे थे, जो भी तुम्हारा स्लाइड कर रहे थे जिस वेक्टर को, उसको उठा करके हेड पे रख रहे थे। इसमें क्या कर रहे हैं, जिस वेक्टर को स्लाइड कर रहे हैं, बी को स्लाइड कर रहे हैं, कहाँ पे ला करके रख रहे हैं, एक के टेल पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे तुमसे जब सवाल पूछेगा ना, तो वही जो डेफिनेशन है ना उसमें अंतर कर देगा। जैसे अगर तुमसे पैरेललोग्राम पूछ रहा है तो पैरेललोग्राम क्या होगा कि एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो जब उनको ऐड करेंगे तो दोनों का टेल मैच करवाएंगे, और जो सी वेक्टर होगा दैट विल पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टेल। ये जो सी वेक्टर है ये डायगोनल है तुम्हारा, ये डायगोनल कहाँ से पास कर रहा है? इन दोनों के टेल से पास कर रहा है, क्योंकि एक दूसरा डायगोनल भी यहाँ पॉसिबल है, ये डायगोनल तुम्हारा रिजल्टेंट नहीं देगा। क्लियर है? ठीक है। आगे बढ़े। हटा दे इसको। दोनों का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करा था, डायग्राम ड्रॉ हाँ करे सर। हो ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब मैथमेटिकल जो उसका फॉर्मूला आएगा ए और बी का, वो बात कर लेते हैं कि क्या आएगा। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए किसी एक का करेंगे, दोनों का करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिजल्ट सेम आएगा। अब समझो ट्राइंगल लॉ से हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि सी जो होगा वो कितना होगा। डायग्राम ड्रॉ कर लेना फिर से। ये तुम्हारा ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और ये एंगल कितना बना रहा था, ये एंगल बना रहा था थीटा के बराबर। हमें सी वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर निकालने के लिए सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तुमको, और साथ ही साथ एंगल चाहिए। तो मैग्नीट्यूड सी का निकालोगे ट्राइंगल को यूज करके, और ये एंगल निकालोगे, सी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकल जाएगा। अब ये जो ट्राइंगल है ना, इसको सॉल्व करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके। ट्राइंगल को सॉल्व करोगे ट्रिगोनोमेट्री यूज करके, आराम से सी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इजीली निकल आएगा। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्री यूज करके इस एंगल को निकाल सकते हो। अब समझो कैसे। समझो, यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। जैसे ये कंस्ट्रक्शन मैंने करा, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है ना। इस पॉइंट से एक क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। समझना अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितना लिख सकते हो समझना। ये जो पूरा लेंथ है जिसको मैं ए बी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या कुछ और टर्म एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है ये क्या लिख सकते हो समझना। दिस कैन बी रिटन है, ध्यान से सुन लो, दिस कैन बी रिटन ए प्लस बी cos ए थीटा। प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हो। सिमिलरली ये जो एक्स वाई जेड, ये जो लेंथ है ये कितने के बराबर होगा, ये जो लेंथ है ये कितने के बराबर होगा बोलो। बी sin बी साइन थीटा के बराबर है। अब समझना, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, उसमें सी क्या है, हाइपोटेनस। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, इसमें सी क्या है तुम्हारा, हाइपोटेनस है। मतलब अगर इस हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड निकालिए, इस हाइपोटेनस का लेंथ निकालोगे, दैट विल गिव मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर, है कि नहीं। डेफिनेशन हमारा
जो हम पहले रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, जो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन बताया था, उसमें सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कौन देता है? मैग्नीट्यूड लेंथ के बराबर होता है। और इसका लेंथ निकलेगा कैसे? ये जो ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में तुमको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा? हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम्हारे पास पी भी है, डी भी है, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड आराम से निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर ऑफ सी वेक्टर, या फिर इसको ऐसे लिखोगे तो दिस सिंबल इज विल आल्सो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये क्या होगा? दिस विल बी ए स्क्वायर साइन थीटा। लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है दैट विल गिव मैग्नीट्यूड। और लेंथ कैसे निकलेगा? दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर रूट। आ रही है बात समझ में? बोलो। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो ये क्या देगा? सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बस इसको क्या करा? एक्सपेंड करा है, ये रूट के अंदर ही है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तुम्हारा क्या है? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ए और बी को जब ऐड करेंगे, और ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है? इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम हाइपोटेनस का लेंथ निकालना जानते हो। हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनस फॉर्मूला जानते ही हो, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है सी के बारे में, ये अभी अधूरा है। जब तक डायरेक्शन नहीं बताओगे तब तक ये वेक्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगा। और डायरेक्शन कौन बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है ये फाई। ठीक है? तो ये फाई कैसे निकालोगे? अगर ध्यान से देखोगे तो ये अगेन इस राइट राइट जो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इसमें तुम एंगल भी बता सकते हो। कैसे? अगर एंगल देखोगे ध्यान से, ये था ए प्लस बी cos थीटा, तो यह जो tan थीटा है एंड tan फाई इज इक्वल टू, tan फाई की वैल्यू क्या होगी? tan फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर होगा बी साइन थीटा। बेस कितना है? बेस इज a प्लस बी cos थीटा। जैसे ही तुम फाई निकालोगे तो दिस विल गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सी। तो अगर दो वेक्टर को ऐड करते हो जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। मैग्नीट्यूड ये देगा, डायरेक्शन ये देगा। ठीक है? जैसे दो वेक्टर दे दिया, दो फोर्स है तुम्हारा 5 न्यूटन 10 न्यूटन, 30 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितने एंगल पे होगा? कहाँ से निकलेगा? इस फॉर्मूला से निकलेगा। यही रिजल्ट पैरेललोग्राम से भी आएगा। अगर उसका मैथमेटिकल एनालिसिस करोगे तो अलग से उसका मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है रिजल्टेंट का, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। सी को क्या बोलते हैं? सी को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ये जो वेक्टर है ना, ए प्लस बी के ऐड करने के बाद जो नया वेक्टर मिला है सी वेक्टर, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। इसको क्या बोल सकते हो? सी जो है दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर है।
इसको किसी किसी बुक में आर से भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि सर आर से लिखेंगे, आर से लिखेंगे। हो गया। तो एडिशन का ग्राफिकल फॉर्म मैंने बता दिया, एडिशन कैसे कैसे कर सकते हो ग्राफिकली, या तो ट्राइंगल यूज कर लो या फिर पैरेललोग्राम लॉ यूज कर लो। वहां से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आता है वो सेम ही आता है। मतलब अगर तुमको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट वेक्टर तुम इजिली निकाल सकते हो। गिवन फॉर्मूला तुमको ऊपर है। आ रही है बात समझ में? और ये जो फॉर्मूला इसको रट जाना है, क्योंकि बहुत बार यूज होगा फिजिक्स में। अभी 11 से लेकर के 12 तक देखोगे तो ये बहुत ज्यादा बार यूज होता है, तो उसके लिए ध्यान रखना। फॉर्मूला ये भूलना नहीं चाहिए। दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल दिया हो तो कैसे निकालेंगे। चलो आज के क्लास में किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। चलो, किसी को डाउट है कुछ? नहीं सर। कुछ सवाल पूछना है प्रीवियस क्लासेस से? चलो, कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।